नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज से हम लोग केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, जो कि आपका आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और देखिए, इसके पहले हमने जो है बायोलॉजी आपका पूरा कंप्लीट करा दिया है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हम आपका करा रहे हैं। तो जिन लोगों ने उसको नहीं देखा होगा तो आप लोग देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, बायोलॉजी का, और साथ में कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं। और देखिए, हमने इसका एक पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किया हुआ है बायोलॉजी का, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो देखिए, जो केमिस्ट्री का जो आपके चैप्टर है ना, इसमें जो इम्पोर्टेंट है इस एग्जाम के लिए पर्टिकुलरली हम बात करते हैं आपका ग्रुप डी इस एग्जाम आपका खासकर जो है, और साथ में जो एनटीपीसी है, तो उसमें जो है आपके ये सारे चैप्टर से पूछे गए हुए क्वेश्चन, जिसमें कि आपका स्टेट्स ऑफ मैटर है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, केमिकल बॉन्डिंग आपका है, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन आपका है, और साथ में एसिड बेस एंड सॉल्ट और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है आपका। और फिर इसके बाद जो है आपको स्टडी करना है मेटल मेटलर्जी के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में, कार्बन और कंपाउंड्स के बारे में, हाइड्रोकार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और फिर रेडियो एक्टिविटी से भी कुछ आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इनमें से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना आपका, तो वो है यहाँ से आपका 3 चैप्टर, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, एसिड बेस सॉल्ट और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो ये 3 चैप्टर जो है, तो आपका लगभग 40% सिलेबस अकेला ही मतलब क्वेश्चन कवर किया गया, मतलब क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। तो ये 3 चैप्टर तो आपको स्टडी तो करना ही है अच्छे से, और बाकी ये जितने भी है 3 को भी आपको स्टडी करना होगा, क्योंकि देखिए एग्जाम आपको स्कोर करना है, वहाँ पे आपको जो है नंबर लाना है अच्छे से। तो आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते जाना होगा। तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम लोग टॉपिक वाइज सभी को फिनिश करते चलेंगे, और साथ में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं तो वो भी हम यहीं पे डिस्कस करते चलेंगे, जिससे कि आपका जो है काफ़ी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और हम इतना आपको बता रहे हैं कि जितना अगर हम लोग को कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप लोग उसको अच्छे से कवर कर लेते हैं ना, तो फिर आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे अकॉर्डिंग, जहाँ तक हमने एग्जाम को एनालिसिस करके कंटेंट तैयार किया हुआ है। तो इसी को सीरीज को स्टार्ट करते हुए हम लोग करेंगे। इसमें जो देखेंगे केमिस्ट्री के हम लोग, तो देखिए ये सारे चैप्टर्स हैं, तो हम लोग इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन कुछ देख लेते हैं केमिस्ट्री का, जिसमें कि मेनली आपसे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो वर्ड आपका केमिस्ट्री है, तो ये जो ओरिजिन हुआ है केमिस्ट्री वर्ड का, तो ये लैटिन वर्ड से हुआ है, जो कि है आपका दैट इज केमियो से, जिसका मतलब होता है ब्लैक कलर। तो ये है आपका लैटिन वर्ड केमियो, इसी से जो है वर्ड केमिस्ट्री लिया गया, इसका ओरिजिन उसी से आया हुआ है। तो केमिस्ट्री के अंदर में हम लोग देखिए क्या क्या स्टडी करते हैं हम लोग, तो ये साइंस का वो ब्रांच है जो डील करता है आपका यहाँ पे, जैसे जितने भी कंपाउंड्स या जो भी मान लीजिए कोई जो कंपाउंड्स होते हैं आपके, तो उनका किस तरीके से सिंथेसिस मतलब होती है, और साथ में उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कंपोजिशन क्या होगा, उनका इंटरेक्शन क्या क्या होती है, और साथ में जो एक्शन और रिएक्शंस क्या क्या होते हैं ये सारे कंपाउंड्स का। तो ये चीज़ इसके इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं मेनली। तो इसके बाद क्वेश्चन आपका एक पूछा जाता है इसमें आपके, कि जैसे केमिस्ट्री के फादर किसको बोला जाता है, तो वो है आपके दैट इज केमिस्ट के, यानी कि जो फेमस केमिस्ट थे लवेसियर, तो इनको बोला जाता है फादर या फिर ओरिजिनेटर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री का। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा गया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया हुआ है कि लवेसियर है जो कि इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री का। अब देखिए, केमिस्ट्री के अंदर में जो वेरियस ब्रांचेस आपके हैं जिनमें स्टडी की जाती है, यानी कि जो हम स्टडी करते हैं, तो वो है आपका पहला फिजिकल केमिस्ट्री, फिर उसके बाद आपका आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फिर बायोकेमिस्ट्री। तो ये है इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन दिया गया है इनका केमिस्ट्री का। अब इसके अंदर में देखिए बहुत सारी चीज़ स्टडी की जाती है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है तो इसमें हम लोग स्टडी करते हैं, जैसे कि आपका थर्मो, जो कि आपका रहता है थियोरेटिकल, और साथ में जो मैकेनिकल जो प्रॉपर्टीज रहती है, स्पेक्ट्स रहते हैं, और साथ में केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी की जाती है इसके अंदर में। और वहीं पे देखिए जो आपका और भी रहा है, इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में, एलिमेंट का प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, और साथ में ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका है, तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके रहते हैं तो उन सभी के बारे में स्टडी की जाती है। तो ये इसके अलग अलग फील्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बस के और ये ब्रांच कौन कौन से होते हैं, बस आपको यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना है। तो देखिए, ये तो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था केमिस्ट्री से बारे में, कि केमिस्ट्री जो वर्ड आपका कहाँ से आया हुआ और किस तरीके से वो डिराइव हुआ, और उसके फादर कौन है, और ब्रांचेस कौन कौन से होते हैं केमिस्ट्री के अंदर में जो स्टडी करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो है हम लोग आज का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो जो रहेगा आपका बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग, जो कि है आपका यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर का। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मैटर के बारे में समझेंगे, और इसके रिगार्डिंग जितने भी इसके स्टेट्स होते हैं,
तो उनको हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे और जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो भी हम लोग यहाँ पे कवर करते चलेंगे। तो देखिए मैटर आपका होता है कि जैसे कोई भी चीज़ हो दुनिया में, आप कोई भी चीज़ आप देखते होंगे तो जिसके अंदर में मास हो और साथ में वो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो तो उसे हम लोग मैटर कहते हैं। कि दैट इज सिंपल डेफिनेशन आपका हो गया मैटर का, कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब देखिए मैटर आपका कुछ भी हो सकता है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया कि कोई भी आप देखते हैं रियल वर्ल्ड में, तो वो सारे के सारे जो है तो एक मैटर रहता है आपके, लेकिन वो फॉर्म जो होता है उनका वो डिफरेंट फॉर्म में रहते हैं आपके। जैसे कि डिफरेंट फॉर्म जो आपका रहता है यहाँ पे, जो स्टेट्स ऑफ मैटर आपका रहता है, तो ये आपस में एक दूसरे से वो डिस्टिंक्ट फॉर्म में रहते हैं और वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कोई सॉलिड फॉर्म में, कोई लिक्विड फॉर्म में, कोई रहता है आपका गैसेस फॉर्म में रहते हैं। तो इस तरीके से मैटर को जो है हमने देखिए इसको बहुत सारे ब्रॉड कैटेगरी में डिवीजन करके स्टडी हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो मेनली जो मैटर है तो इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं इनके दो बेसिस पे। एक रहता है आपका फिजिकल स्टेट पे, दूसरा आपका है केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे। केमिकल कंपोजिशन बेसिस पे ये जो इसमें क्या होगा ये हम लोग आगे स्टडी करेंगे, और फिजिकल स्टेट के बेसिस पे क्या होता है तो ये हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला देखिए, जैसे फिजिकल स्टेट के बेसिस पे जो है मैटर का क्लासिफिकेशन किया गया है इनको तीन फॉर्म में। तो पहला आपका हो गया सॉलिड फॉर्म, दूसरा लिक्विड फॉर्म, तीसरा हो गया गैसियस फॉर्म हो गया। और देखिए जो फिजिकल स्टेट है, जो मैटर का हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ है आपका यहाँ पे, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फेज में, तो इनका जो जैसे क्लासिफिकेशन आपका किया गया हुआ ना, तो इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होती है तो उसके बेसिस पे इनको क्लासिफिकेशन किया गया हुआ है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। अब यहाँ पे मतलब जो रहता है कि जो मॉलिक्यूल जो रहता है, कोई भी आपका मान लीजिए कि कंपाउंड, मतलब कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई मैटर आपका है, तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसके बीच में जो अट्रैक्शन जो फोर्सेस होती है, या फिर जो फोर्स जो एग्जिस्ट करती है उनके बीच में, एटम्स के अमंग और मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो वो कैसा है, स्ट्रॉन्गर है कि वीकर है या फिर बहुत ही कम है। तो उसके बेसिस पे इनको क्लासिफिकेशन किया गया सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के फॉर्म में। तो इनको हम यहाँ पे एक एक करके स्टडी करेंगे। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट का। तो यहाँ पे देखिए ब्रीफ ओवरव्यू दिया हुआ है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का, और एग्जाम्पल के साथ में, और किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक इनका की जाती है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है इनकी, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो देखिए सॉलिड जो होते हैं तो इनका जो शेप होता है तो वो एक डेफिनेट रहेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि हाँ इसका इस शेप जो है स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, या फिर और भी जो शेप रहते हैं, तो जो सॉलिड रहेंगे तो उनका शेप हमेशा डेफिनेट ही रहेगा। क्योंकि देखिए इनके अंदर में जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस होती है ना, तो वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, और इतना स्ट्रांग होती है कि जो पार्टिकल जो रहते हैं तो वो मूव नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इनका जो शेप रहता है तो वो डिफिनिट रहेगी। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आप रियल वर्ल्ड में आप देखते होंगे जो कि आपका स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, या फिर सिलेंड्रिकल हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो सारे के सारे जो सॉलिड फॉर्म में जो रहते हैं तो उनका शेप डेफिनिट रहेगी, उसमें चेंजेस नहीं आएगा। और इसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती है तो वो बहुत ही स्ट्रांग रहती है। एग्जाम्पल आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे ब्रिक्स हो गया, स्टोन हो गया, कोई भी चीज़ है आपका। फिर उसके बाद देखिए जो लिक्विड आपका है, तो देखिए जो लिक्विड होते हैं तो इसमें जो मॉलिक्यूलर फोर्स जो रहती है ना, तो वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहते हैं लिक्विड के अंदर में। जैसे कि सॉलिड के अंदर में आपको कहता है कि बहुत ही स्ट्रांग रहती है, लिक्विड के अंदर में क्या रहेगा, स्ट्रांग नहीं रहेगा। तो इस कारण से जो है लिक्विड का कोई डिफिनिट शेप नहीं रहती है, और इनमें जो है फ्लूइडिटी होती है, यानी कि फ्लो ये करते करते रहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल आपका हो गया लिक्विड का, जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया। तो इसके बीच में जैसे मिल्क और वाटर है, तो इनके जो जो मतलब कि जो मॉलिक्यूलर फोर्स जो एग्जिस्ट करती है तो वो बहुत ही क्या रहेगा, वीक रहेगा, मतलब उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहेगा एज कंपेरिजन टू सॉलिड के अगर हम बात करें तो। फिर उसके बाद देखिए तीसरा आपका गैसियस है। तो देखिए जो गैसियस स्टेट में जो भी रहते हैं तो इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो रहती है ना आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो वो बहुत ही वीक होती है, बहुत ही वीक होती है। और इसमें अंदर में इस तरह वीक होती है कि ये इजिली मूव करते रहते हैं, अपना फ्रीली ये मूव करते रहते हैं। तो इसीलिए ये कोई भी शेप ऑक्यूपाई कर सकते हैं। और वहीं पे जैसे लिक्विड आपका है ना, तो ये जैसे हमने आपको बताया था कि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग उतने नहीं रहते हैं, तो ये कोई भी शेप धारण कर सकते हैं। मतलब कि जैसे जो भी आप पात्र में रखें, इसके जैसे ग्लास में रखें तो उसी का ये शेप ले लेगा, उसी का शेप में ही रहेगा। लेकिन जो सॉलिड है आपका तो वही सेम का सेम रहेगा, चाहे वो कोई भी आप किसी में भी आप उसे रख दीजिए। और वहीं गैसेस स्टेट की हम बात आपको हमने किया था कि इसमें जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस रहती है तो वो एक्सट्रीमली वीक रहेगा। तो इस कारण से इजिली मूव कर सकते हैं, और ये जो है आपका ऑक्यूपाई कर सकता है कोई भी स्पेस को पूरा, मतलब कि जितना भी स्पेस आप अगर आप कोई चीज़ में भरते हैं तो वो पूरा का पूरा उसे ऑक्यूपाई कर लेगा, कोई एक डिफिनेट नहीं रहेगा। यानी कि अगर आप ग्लास में मान लीजिए, जैसे कोई गैस ही आपका है, अगर कहीं पे किसी में हम भर देते हैं, मान लीजिए सिलेंडर में हमने भरा हुआ, तो पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई वो कर लेगा। जितना स्पेस मतलब रहना चाहिए उतना नहीं, पूरा ऑक्यूपाई कर लेता है।
तो क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो रहते हैं, तो वो बहुत ही कम होती है इसकी। अब तो इस तरीके से आप गैस का एग्जांपल भी आप ले सकते हैं। जैसे कोई भी अगर आप परफ्यूम आप छोड़ते हैं कोई भी आप रूम में, तो आप देखते हो कि जो गैस रहता है बेसिकली कुछ चीज़, तो पूरे रूम में आपका वो फैल जाता है। तो यह है आपका गैसेस का एग्जांपल। अब इसके बाद देखिए, ये तो हमने देख लिया फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे मैटर का क्लासिफिकेशन किस तरीके से की गई है। तो केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे जो है मैटर को जो है हमने इन तरह से क्लासिफाई किया हुआ है। तो पहला आपका एलिमेंट्स हो गया, दूसरा कंपाउंड और तीसरा आपका है मिक्सचर है। तो यहाँ पे देखिए एक ओवरव्यू आपका है स्टेट्स ऑफ मैटर का, जो हमने इसको क्लासिफाई किया हुआ था दो तरीके से। एक आपका फिजिकल स्टेट पे, दूसरा आपका था केमिकल पे, केमिकल बेसिस पे, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे। तो इसमें आपने तीन तरह से पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में, जिसमें कि एग्जाम्पल आपका है सॉलिड का ब्रिक और स्टोन या कुछ भी हो सकता है। लिक्विड में आपका मिल्क वाटर हो गया, गैसेस में आपका ऑक्सीजन हो गया। और वहीं पे केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे हमने जो है मैटर को क्लासिफाई किया हुआ है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में। अब देखिए इनका एक फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। जैसे एलिमेंट के अंदर में आपके आते हैं वो सारे चीज आ जाएंगे। जैसे मेटल आपका हो गया, नॉन मेटल हो गया, मेटलाइट्स हो गया। तो मेटल के अंदर में आपका आएगा जैसे कॉपर, नॉन मेटल आपका नाइट्रोजन, और मेटलाइट का आपका हो गया सिलिकॉन। तो ये देखिए आपको और आगे क्लियर होगा जब मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट जब हम लोग आगे स्टडी करेंगे, तो ये कौन कौन से मेटल है, कौन नॉन मेटल होते हैं, तो इनका जो है आपको याद रखना होगा। और वहीं पे देखिए जो कंपाउंड आपके होते हैं, तो इसमें दो तरीके, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके अल्कोहल होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड। तो ये भी हम लोग लेटर ऑन स्टेज में पढ़ेंगे हम लोग कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से है। और वहीं पे जो मिक्सचर आपका है, तो मिक्सचर का देखिए इसका एग्जाम्पल आप मतलब मिक्सचर जो रहता है इसका ही फर्दर क्लासिफिकेशन होती है। एक आपका होता है होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा आपका होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर वो होते हैं कि जिनको हम लोग, जो कंपोनेंट जो रहते हैं ना, जो पार्टिकल्स रहते हैं उसके अंदर में, तो वो पूरे तरीके से मिल जाते हैं जिसे हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो ये होमोजेनियस मिक्सचर में आपका एग्जांपल है दैट इज हनी का हो गया। इसके अलावा सॉल्यूशन भी आपका रहता है। और वहीं पे हेट्रोजेनियस जो मिक्सचर आपके रहते हैं, तो ये ऐसे मिक्सचर रहेंगे कि जिसका मतलब ये कंपोजिशन रहेगा तो थ्रू आउट नहीं रहता है, यानी कि इसको हम लोग नेकेड आई से जो पार्टिकल जो रहते हैं उसके अंदर में मिले हुए, तो वो हम लोग देख सकते हैं इजीली। जैसे कि आपका मिक्सचर है सैंड का आपका हो गया, मैं मिक्सचर आपका शुगर का हो गया। शुगर में आप देखते होंगे कि अब मिलाते हैं हम लोग। इसके अलावा आपका जैसे और भी आपका हो गया, शुगर के साथ कोल का, आपका सैंड का, कुछ भी हो गया आपका यहाँ पे। तो इसका देखिए हेट्रोजेनियस एग्जांपल का आपका हो गया, जैसे सस्पेंशन हो गया, कोलाइडल आपका हो गया। तो जो सस्पेंशन है और कोलाइडल है, तो ये क्या है, आपके हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। तो ये आप लोग याद रखना, पूछा आता है सस्पेंशन और कोलाइड ये किस टाइप का ये जैसे मिक्सचर आपका है, तो ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली। फिर उसके बाद देखिए जैसे कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो रहते हैं आपके यहाँ पे, तो इसका भी हमको स्टडी करना है, टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में भी। और किस तरीके से हम जो कंपोनेंट मिक्सचर जो रहती है तो उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको टॉपिक में पढ़नी है। तो यहाँ पे हम लोग जो है एक एक करके स्टडी करेंगे हम लोग। तो उसके पहले हम लोग यहाँ पे जो है कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ये आपका क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे, जैसे लिक्विड स्टेट्स ऑफ मैटर से रिलेटेड, कि जैसे लिक्विड स्टेट में कोई भी मैटर आपका जो रहता है ना, तो उसका क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि आपका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट में आपका देखिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है यहाँ पे, जो कि ये लिक्विड के ही प्रॉपर्टीज आपके हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम लोग कि जिस टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड का, वो जो है इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर में। और लिक्विड जो है वो चेंज हो जाता है वेपर स्टेट में, तो इसे बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आपका सिंपल क्या होगा कि जो वेपर प्रेशर रहेगा लिक्विड का, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। तो अब देखिए जो बॉइलिंग पॉइंट आपका रहता है ना, तो इसीलिए जो है आपका ये डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर में। अब जैसे मान लीजिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आपका इंक्रीज करता है, तो इसके चलते क्या आपका होगा कि अगर इंक्रीज करेगा वहाँ पे, आप जानते हैं कि ये डायरेक्टली डिपेंड करता है आपका किस पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो वेपर प्रेशर भी आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मतलब अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो आपका जैसे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। तो इसीलिए देखिए क्या होता है ना यहाँ पे, कि अगर मान लीजिए लिक्विड को हमें हीट करनी होती है हायर टेम्परेचर पे, ताकि उसे हम लोग वेपर प्रेशर के बराबर, वेपर प्रेशर जो है उसको इक्वली कर सकें हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अगर आप लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज आपका होगा ही होगा वहाँ पे, जहाँ पे भी होगा, जिस पोजीशन पे भी होगा। वैसा नहीं है कि ऊपर नीचे जाइए, जहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होगी, तो वहाँ पे भी हमें जो है मतलब कि जो हीट करनी होती है ज़्यादा, यानी कि लिक्विड को हीट करेंगे और हाइयर टेम्परेचर पे, तब जाकर है वहाँ पे वेपर प्रेशर इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अब वहीं पे देखिए दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे है कि जैसे जो बॉइलिंग पॉइंट आपका रहता है ना, तो ये जो है आप जानते हैं कि ये चेंज आपका करते रहता है
अब मान लीजिए कि जैसे कि आपका प्रेशर है आपका लिक्विड के अबव में, अब जैसे अल्टीट्यूड की बात करते हैं, हाई अल्टीट्यूड पर अगर आप जाते हैं वहाँ पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे क्या रहता है, लो आपका रहता है। तो इस कारण से हाई अल्टीट्यूड पे जाने के बाद लिक्विड जो आपका रहता है हाई एल्टीट्यूड पे वो बॉयल करेगा लोअर टेम्परेचर पे, क्योंकि वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होती है, लो होती है। तो वहाँ पे हमें क्या करना होगा, जो वेपर प्रेशर है तो उसको जैसे और ज़्यादा टेम्परेचर करने की जरूरत नहीं, वो कम ही टेम्परेचर पे आपका हो जाएगा। तो इस कारण से जो आपका हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहाँ भी रहेगा, जैसे कि हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं, मतलब जो हाई अल्टीट्यूड है, हाई अल्टीट्यूड पे जाने पे वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होती है, लो होती है। तो इस कारण से लिक्विड जो रहेगा ना आपका वहाँ पे हाई अल्टीट्यूड पे, तो वो लोअर टेम्परेचर पे ही हो जाएगा आपका। अब जनरली आप ये जानते हैं कि जैसे जो वाटर बॉयल करता है आपका 300 डिग्री सेल्सियस पे करता है आपका एट सी लेवल पे, लेकिन ये जो है आपका डिक्रीज करता है हाई एल्टीट्यूड पे, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे जो है वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होती है, लो होगी। तो जब लो रहेगा तो हमें जो वेपर प्रेशर जो रिक्वायर्ड है वो क्या रहेगा, आपका लो ही रहेगा। तो इस कारण से वहाँ पे कम ही टेम्परेचर पे जो है वहाँ पे वाटर बॉयल कर जाती है। तो ये सी लेवल पे आपका है 100 डिग्री सेल्सियस का। तो आई होप कि जो है बॉइलिंग पॉइंट के रिगार्डिंग आपका कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। अगर हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, मेरा डिक्रीज करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, तो ये चीज़ आप लोग अब समझ। फिर अगला देखिए प्रॉपर्टी है लिक्विड का, तो वो है सरफेस टेंशन। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आपका इससे पूछा आता है। तो इसका देखिए डेफिनेशन होता है सरफेस टेंशन का, दैट इज इट इज डिफाइंड द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द टेंजेंशियल लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो जो लिक्विड का जो सरफेस होता है तो उस पे ये लगने वाला एक टेंजेंशियल फोर्स है जो कि उसके परपेंडिकुलरली ये लगेगा, और उसका एक पर यूनिट लेंथ पे लगेगी। और यहाँ देखिए जो सरफेस टेंशन रहता है ना, तो सरफेस टेंशन के चलते ही जो लिक्विड ड्रॉप्स होती है, कोई भी लिक्विड ड्रॉप्स आप देखते होंगे जैसे वर्षा ही होती है, तो जब वो नीचे आता है तो उसका जो ड्रॉप होता है तो वो जो शेप होता है उसका स्फेरिकल शेप हो जाती है। क्योंकि देखिए जो स्फेरिकल शेप होता है ना, तो उसका जो सरफेस एरिया होती है मिनिमम होती है। अगर कोई भी मान लीजिए वॉल्यूम है लिक्विड का, तो उसमें अगर सरफेस, अगर मान लीजिए वो अगर शेप वो लेता है स्फेयर का, तो उस केस में जो उसके सरफेस एरिया रहेगी मिनिमम रहेगी। और ये होता है फिनोमिना ड्यू टू सरफेस टेंशन के चलते ही। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि जो लिक्विड ड्रॉप है उसका शेप जो है स्फेरिकल क्यों हो जाता है, तो ये सरफेस टेंशन के चलते होती है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग देखते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जैसे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है सरफेस टेंशन के ऊपर में। तो यहाँ पे मेनली आपको याद रखना है कि जैसे अगर मान लीजिए कि सरफेस टेंशन में इफेक्ट क्या होगा अगर टेम्परेचर का अगर हम लोग उसमें अराइज करते हैं तो देखिए सरफेस टेंशन वहाँ पे डिक्रीज होगा अगर टेम्परेचर अगर राइज होती है तो। क्योंकि देखिए जो सरफेस टेंशन यहाँ पे आपका जैसे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है सरफेस टेम्परेचर, मतलब कि डिक्रीज हो रहा है आपका यहाँ पे टेंशन जो है डिक्रीज हो रहा है किस कारण से, टेम्परेचर का राइज करने से। तो इसके पीछे रीजन ये होती है कि जो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी जो रहती है ना मॉलिक्यूल्स के बीच में वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स रहेगा तो वो तो अब जाहिर सी बात है कि उसमें स्पीड अप हो जाएंगे, और जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो मॉलिक्यूल्स का वो इंक्रीज हो ही जाएगा। तो इस कारण से जो सरफेस टेंशन रहेगा आपका यहाँ पे ये क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा आपका, जैसे ही टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे है। और इसके बाद देखिए जैसे आप मतलब कि यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल्स में एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गई तो क्या होगा, उनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो होगा ना तो वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इसीलिए सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाती है यहाँ पे आपका। और इसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे एक देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल दे के आप यहाँ पे समझ सकते हैं इसको, कि जैसे क्लोथ अगर हम लोग जैसे वॉश करते हैं हॉट वाटर में, यानी कि गर्म पानी में अगर हम कपड़े को धोते हैं, तो उस केस में देखिएगा वो जो है आपका इफिशिएंटली जो है आपका दाग चले जाएंगे या फिर इफिशिएंटली वर्क करेगा, उस केस में इफिशिएंटली वॉश हो जाएगा। लेकिन इसी कंपैरिजन में अगर मान लीजिए हम कोल्ड वाटर में उसी क्लॉथ को अगर धोते हैं, कपड़े को धोते हैं हम लोग, तो उतना ज़्यादा इफिशिएंटली आप वॉश नहीं कर पाएंगे। तो इसके पीछे रीजन यही है क्योंकि देखिए हॉट वाटर में क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ पे जो सरफेस टेंशन होती है वो डिक्रीज हो जाती है हॉट वाटर में, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज है। तो उस केस में क्लॉथ को वॉश करना थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि सरफेस टेंशन वहाँ पे कम है। तो ये आप कॉन्सेप्ट ये एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको समझ सकते हैं यहाँ पे। तो जहाँ भी सरफेस टेंशन अगर मान लीजिए ज़्यादा रहेगा तो उस केस में कपड़े को साफ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता ही है। जैसे आपका हो गया कोल्ड वाटर, तो उस समय टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा, तो उस समय सरफेस टेंशन भी जो है, सरफेस टेंशन भी जो रहती है तो वो ज़्यादा ही रहेगा। तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा, सिंपल आपसे ये यहाँ पे पूछा जाता है कि सरफेस टेंशन जो है डिक्रीज करेगा विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। अब यहाँ देखिए इसके इफेक्ट्स क्या क्या होता है सरफेस टेंशन के, तो हमने आपको बताया हुआ था
कि जो ड्रॉप होता है लिक्विड ड्रॉप, तो उसका शेप होता है स्फेरिकल शेप का। तो लिक्विड ड्रॉप जितने भी रहते हैं तो नियरली स्फेरिकल शेप ही ले लेते हैं। अब देखिए सरफेस जो टेंशन रहता है ना, तो ये अपना सरफेस एरिया को डिक्रीज करने की कोशिश करता है ताकि जो है उसका मिनिमम हो जाए। तो लिक्विड भी सेम के सब का ही रहता है कि जो लिक्विड ड्रॉप आपके रहते हैं उसका शेप कैसा रहेगा, स्फेरिकल का। अब देखिए जिस स्फेयर जो रहता है ना, तो इसका मिनिमम सरफेस एरिया होता है कोई भी गिवन ऑफ लिक्विड के लिए। कोई भी वॉल्यूम अगर मान लीजिए कोई लिक्विड का है उसका, तो मिनिमम जो सरफेस एरिया होगा तो वो स्फेयर के शेप में ही होती है। तो इसीलिए लिक्विड भी चाहता है कि वो जो है स्फेरिकल शेप को अडॉप्ट कर सके ताकि उसका सरफेस जो है वो मिनिमम हो सके। अब यहाँ पे एक और आपका रहता है, अब यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट आपको पूछा था यहाँ पर कि ये सरफेस टेंशन ही आपका रहता है कि जो कि स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी देता है सरफेस ऑफ द लिक्विड में। यानी कि उसमें स्ट्रेचिंग जो प्रॉपर्टी आती है लिक्विड में, तो वो है आपका सरफेस टेंशन के चलते ही। अब इसी का एक और आपका है, जैसे कोई फ्लैट सरफेस आपका है तो ड्रॉपलेट्स है वहाँ पे आपका स्लाइटली क्या होता है आपका वो फ्लैटेंड हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा वो फैल जाएगा। तो ये होता है ग्रेविटी के चलते। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ग्रेविटी फ्री इन्वायरमेंट है जहाँ पे ग्रेविटी आपका है ही नहीं, तो ड्रॉपलेट जो रहेगा ना वहाँ पे जो लिक्विड ड्रॉप्स होती है तो वो परफेक्टली आपका स्फेरिकल शेप का रहेगा। लेकिन ये ग्रेविटी जहाँ रहेगी तो उसमें थोड़ा सा वो फ्लैटेंड हो जाता है। तो इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पे है कि जैसे वाटर ड्रॉप अगर मान लीजिए कि वैक्यूम में है, तो उस केस में ये परफेक्टली स्फेरिकल रहेगा वहाँ पे। और शेप ऑफ वाटर जो आपका रहेगा यहाँ पे आपका, तो ये डिस्टॉर्ट कर जाता है कब आपका ग्रेविटी के एक्शन में। तो बस ये दो कॉन्सेप्ट है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर नेक्स्ट देखिए जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है लिक्विड का, तो वह है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या होता है और इसके एग्जाम्पल के थ्रू भी आप लोग समझिएगा यहाँ पे। तो ये देखिए कॉमन ऑब्जर्वेशन आप ये देखते हैं कि जैसे कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं कि जो वो फ्लो करेंगे फास्टर रेट से, और कुछ ऐसे रहते हैं कि जो स्लोली फ्लो करते हैं। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं आपका जैसे वाटर हो गया तो वो आपका तेज़ी से फ्लो करेगा, लेकिन उसी की जगह पे अगर आप लोग हनी ले लेते हैं या फिर और भी कोई चीज़ आप ले लीजिए थोड़ा सा जो गढ़ा रहता है, तो उसमें जो फ्लो रहेगा तो वो कम रहेगा एज कंपेरिजन टू लिक्विड के। तो ये किस कारण से होता है, तो ये विस्कोसिटी के चलते होती है। तो यहाँ पे एग्जांपल आपको वही सेम हमने एक दूसरे के लिए लिया हुआ है, जैसे वाटर केरोसिन का। तो ऑयल जो आपका है तो ये जो है आपका फ्लो करेगा रैपिडली के साथ में। और वहीं पे जैसे आपका हनी का हम बात करते हैं या फिर और भी कोई आप ले लीजिए जो थोड़ा सा गढ़ा रहता है, तो उस केस में वो स्लोली मूव करेगा, यानी स्लोली वो फ्लो करेगा। तो यहाँ पे मेन रीजन रहता है विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी कॉन्सेप्ट होती है। तो विस्कोसिटी क्या होता है, तो इसका देखिए डेफिनेशन होता है यहाँ पे कि इट इज the internal resistance to flow in the liquid which arises due to the internal friction between the layers of the liquid as they slip past one another while the liquid flow। तो लिक्विड जब देखिए फ्लो करता है ना, तो उसके अंदर में जो है एक इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स जो है तो वहाँ पे एक अराइज होती है। यानी कि जब फ्रिक्शन जो होगा उनके बीच में लेयर्स ऑफ द लिक्विड के बीच में, तो जब आपस में एक दूसरे स्लिप करते हैं तो वहाँ पे जो फोर्स होता है फ्रिक्शन का, तो उसी फोर्स को बोलते हैं हम लोग विस्कोसिटी फोर्स। तो ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है फ्लो करने का कोई भी लिक्विड का। तो अब इस केस में आपका क्या होगा कि जैसे विस्कोसिटी किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, तो कोई भी जैसे मान लीजिए आपका जिसका मतलब कि जो वो जो ज़्यादा गाढ़ा रहते हैं जैसे कि हनी आपका हो गया, तो उसका विस्कोसिटी जो रहेगा ना आपका वहाँ पे, तो वो ज़्यादा रहेगा। तो उस केस में विस्कोसिटी अगर ज़्यादा रहेगा तो वो फ्लो क्या होगा, कम रेट से होगी। तो लो विस्कस फ्लूइड है और एक आपका मोर विस्कस फ्लूइड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विस्कोसिटी जिसकी ज़्यादा रहेगी तो वो आपका है कम रेट से फ्लो करेगा, जैसे हनी की ही हम बात करते हैं। और वहीं पे वाटर आपका है तो इसकी विस्कोसिटी कम होती है। तो इस केस में ये तेज़ी से फ्लो करेगा क्योंकि यहाँ पे जो है जो इंटरनल जो फोर्सेस जो लगती है ना इसके केस में, तो ये कम रहेगा एज कंपेरिजन टू हनी के केस में। तो ये है आपका पीछे कॉन्सेप्ट इसका विस्कोसिटी का। तो जिसमें भी देखिए स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो रहती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो वो आपस में एक दूसरे से स्ट्रांगली वो हेल्ड करके रखे रहेंगे। तो इसीलिए वो जो है रजिस्ट करते हैं मूवमेंट पार्टिकल्स का एक दूसरे के ऊपर में, जब वो आपस पार्टिकल जब एक दूसरे पे मूवमेंट करते हैं तो ये होता है विस्कोसिटी के चलते ही। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा। अब देखिए जैसे आपका हनी हो गया या फिर और भी जो मान लीजिए कोई ग्रीस ऑयल भी रहता है आपके, तो उनमें जो विस्कोसिटी रहती है तो वो थोड़ा ज़्यादा रहेगी। और जो आपका वाटर है तो इसकी विस्कोसिटी कम रहती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका है। और देखिए विस्कोसिटी का इफेक्ट क्या होता है टेम्परेचर पे, अगर देखिए टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं ना, तो उस केस में क्या होगा विस्कोसिटी कम होती जाती है। टेम्परेचर का इफेक्ट जो रहता है तो उसके साथ विस्कोसिटी कम होती जाएगी। और ये एक्सपेरिमेंट आपने इंजीनियरिंग अगर आपने किया होगा तो उसमें फर्स्ट क्लास में भी, अब फर्स्ट ईयर जो रहता है तो उसमें ये कराई जाती है फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट का उसमें, और विस्कोसिटी चेक किया जाता है। तो कोई भी अगर मान लीजिए कोई भी आपका जैसे विस्कोसिटी जिसकी ज़्यादा रहेगी, लेकिन अगर टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं ऑयल का या फिर कोई भी किस टाइप का हो, तो उसका आप देखिएगा विस्कोसिटी कम होता जाएगा, फ्लो रेट उसका इंक्रीज होता जाएगा टेम्परेचर के साथ में।
अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके आरआरबी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे आपके क्वेश्चन केमिस्ट्री से ही। तो क्वेश्चन देखिए कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम इन द केस ऑफ। तो काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल का रहता है तो वो किस केस में, किसके केस में मैक्सिमम रहेगी। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ सॉलिड, प्लाज्मा, लिक्विड या गैसियस। तो देखिए जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो रहता है आपका, तो वो प्लाज्मा के केस में रहती है। तो ये देखिए आपका फोर्थ स्टेट होता है, 3 स्टेट आपने पढ़ा हुआ है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक और स्टेट एग्जिस्ट करता है आपका, तो वो है प्लाज्मा। तो देखिए जो प्लाज्मा आपका रहता है, तो प्लाज्मा में डेंसिटी जो रहती है ना, तो ये कम रहती है। तो इस कारण से जो पार्टिकल या फिर जो मॉलिक्यूल जो रहते हैं ना प्लाज्मा के, तो वो जो है काफ़ी आसानी से फ्रीली वो मूव कर सकते हैं एक दूसरे से दूसरे तरफ। तो इस कारण से यहाँ पे क्या आपका हो गया, इसका मतलब ये समझते हैं हम लोग कि जो ट्रांजिटरी मोशन जो रहती है इनकी, तो ये लार्ज रहता है। और साथ में जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी तो वो काफ़ी हाई रहती है इनके केस में, क्योंकि ये इजिली मूव कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जाहिर सी बात है इनका रहेगा ही रहेगा मैक्सिमम। और ये किससे ज़्यादा कंपैरिजन में होता है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा प्लाज्मा के अंदर में रहती है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना है, इसका भी, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा था। ये फोर्थ स्टेट आपका है, दैट इज प्लाज्मा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड। तो सॉलिड की प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी है। इसमें देखिए दिया आपका कैन बी कंप्रेस्ड, हैव डेफिनेट शेप, हैव लो डेंसिटी या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इज लेस। तो देखिए जो सॉलिड है इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इनका शेप जो रहता है तो वो डिफिनेट होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। बाकी कंप्रेस तो हम कर सकते नहीं, डेंसिटी लो तो होती नहीं है इसकी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लेस नहीं होती, हाई होती है। तो इसका क्या होता है प्रॉपर्टी सॉलिड का, दैट इज इट हैज़ डिफिनिट शेप। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको जो है इसी तरीके से स्टडी करते चलना, और हम आपको यहाँ पे जो है चैप्टर बाय चैप्टर आपको प्रोवाइड हम करते रहेंगे लेक्चर्स, जिससे कि आपका जो है पूरा अच्छे से तैयारी हो जाएगा यहाँ पे केमिस्ट्री का। तो ये तो था आपका यहाँ पे फर्स्ट पार्ट इसका, जो स्टेट्स ऑफ मैटर का। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। और आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना अपने फ्रेंड्स के अमाउंट में, ताकि हमें मोटिवेशंस मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।